अभ्यास हेतु प्रश्नों के उत्तर। कहानी प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, हिंदी की पहली कहानी का प्रश्न विवादग्रस्त है। हिंदी की आरंभिक कहानियों में इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, रेवरेंड जे न्यूटन की एक जमींदार का दृष्टांत, किशोरीलाल गोस्वामी का प्रणयिनी परिणय, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, राजा भोज का सपना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक अद्भुत और पूर्व स्वप्न आदि का उल्लेख किया जा सकता है। किंतु 19वीं शताब्दी में लिखी गई ये रचनाएं अपने परंपरागत स्वरूप के कारण कहानी की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सरस्वती तथा कुछ अन्य पत्रिकाओं में कुछ ऐसी रचनाओं का प्रकाशन हुआ जिन पर हिंदी की पहली कहानी के निर्णय हेतु विचार किया जा सकता है। ये कहानियां निम्नलिखित हैं: इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, प्लेग की चुड़ैल, मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल पंडित और पंडिताइन, गिरिजा दत्त, वाजपेयी, दुलाई वाली बंग महिला। उपर्युक्त रचनाओं में लक्ष्मी नारायण लाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी की पहली कहानी होने का गौरव प्रदान करते हैं, बशर्ते कि वह किसी बंगला कहानी की छाया न हो। बाद के विद्वानों ने इंदुमती पर शेक्सपियर की रचना टेम्पेस्ट की छाया मानकर उसे पहली कहानी की दौड़ से बाहर कर दिया। अब 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित रचना एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकृति है। वस्तुतः कहानी के तत्वों की दृष्टि से यह पहली रचना है जिसे कहानी मानने में समस्या नहीं दिखती। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं। हिंदी कहानी के विकास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रेमचंद पूर्व युग के विशिष्ट कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी को साहित्य की एक सशक्त एवं सफल विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने में आधारभूत योगदान है। गुलेरी जी ने कुछ ही कहानियां लिखी जिनमें प्रमुख है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की चरम उपलब्धि है। उसने कहा था, कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राण को बलिदान कर देता है। उसने कहा था, कहानी का हिंदी कहानी के इतिहास में विशिष्ट स्थान इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम इसी में आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताएं प्रखर रूप में दिखाई देती हैं। संवेदना के धरातल पर वादी तत्वों एवं द्वंद्व तथा शिल्प के धरातल पर नाटकीयता, आंचलिकता, पूर्व द्वितीय पद्धति, जीवन वर्णन शैली आदि को धारण करने के कारण यह हिंदी कहानी की प्रथम सशक्त उपलब्धि के रूप में सर्वमान्य है। हिंदी कहानी की मनोवैज्ञानिकी कहानी धारा पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी की एक महत्वपूर्ण धारा प्रयड के मनोविश्लेषणवाद से वैचारिक प्रभाव ग्रहण करने वाली मनोवैज्ञानिक कहानी धारा है। इसमें मुख्यतः 3 कहानीकार शामिल हैं, जैनेन्द्र हीलाचंद जोशी तथा अज्ञेय प्रयड का दावा था कि मनुष्य का जीवन जिन मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है उनमें लिबिडो या काम चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार भी किसी व्यक्ति के मन का अध्ययन चेतना के स्तर पर करना भ्रामक व अपर्याप्त है, क्योंकि मन का बड़ा हिस्सा अवचेतन और अचेतन से मिलकर बनता है। व्यक्ति के मानसिक विकार, उसकी कुंठाएं या ग्रंथियां इत्यादि अचेतन के स्तर पर ही समझी जा और सुलझाई जा सकती हैं। इसके अलावा उसने व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को इड, ईगो और सुपर ईगो की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से व्याख्यात किया। फ्रायड ने अपनी धारणाओं के पक्ष में हजारों प्रयोग भी किए और देखते ही देखते दुनिया भर में उसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। यही
प्रभाव ज्ञानेंद्र इलाचंद जोशी और अज्ञे जैसे हिंदी लेखकों पर भी पड़ा। मनोविज्ञान की कहानियों में कथा वस्तु बाहरी जीवन अर्थात सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जीवन की न होकर व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित होती है। इन कहानियों में घटनाओं का महत्व कम हो जाता है और चरित्रों के अंतर्द्वंद, चिंतन, मनन, आत्मविश्लेषण आदि का महत्व बढ़ जाता है। इनकी भाषा सीधी सपाट न होकर बेहद प्रतीकात्मक हो जाती है। लेखक की कोशिश रहती है कि चरित्र के चेतन और अवचेतन की फाक को पाठक तक पहुंचा सके और इस प्रक्रिया में पाठक को भी अपने व्यक्तित्व की भीतर तहों को समझने की अंतर्दृष्टि दे सके। जयशंकर प्रसाद की कहानी कला पर प्रकाश डालते हुए हिंदी कहानी में प्रसाद का महत्व बताइए। उत्तर प्रेमचंद युग में ही प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के विपरीत जयशंकर प्रसाद ने सामान्यतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेते हुए भाववादी कहानियों की रचना की, जिनमें आकाशदीप पुरस्कार, मधुआ, गुंडा आदि प्रसाद की बहुचर्चित कहानियां हैं। इन कहानियों में साफ दिखाई देता है कि प्रसाद की दृष्टिकोण प्रेमचंद से काफी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है, इसीलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में हैं। इसके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं। साथ ही सामाजिक यथार्थ से ज्यादा महत्व उन्होंने व्यक्ति के मन के भीतर विद्यमान मानसिक यथार्थ को दिया है। प्रसाद की कहानी कला में कुछ मौलिक विशेषताएं स्पष्ट हैं। उनकी नारी चरित्र प्रभावशाली और आकर्षक है, जो अपने समर्पण तथा त्याग से पाठक के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। शैली की दृष्टि से प्रसाद ने वर्णनात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। उन्होंने कुछ कहानियां पत्र शैली में भी लिखी हैं। चित्र वाले पत्थर, आंधी तथा ग्राम गीत कहानियां आत्मकथा शैली में हैं। संलाप शैली का सुंदर उदाहरण आकाशदीप में देखा जा सकता है। उनकी कहानियों की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व भावमयी है, जिसमें बिंब, प्रतीक व लय जैसे तत्व घनत्व के साथ उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अतीत के वातावरण का सुंदर प्रयोग भी प्रसाद की कहानियों की विशेषता है। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रितता, परंपरा की भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वह समृद्धि परंपरा विकसित हुई, जिसमें जैनेंद्र इलाचंद जोशी और अज्ञे जैसे समर्थ कहानीकार शामिल है। नई कहानी की संवेदनागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर स्वतंत्र भारतीय परिवेश विशेषकर शहरी मध्य वर्गीय जीवन स्थितियों से प्रेरित तथा अस्तित्ववादी जीवन दर्शन से प्रभावित होकर छठे दशक में उत्पन्न बहुचर्चित कहानी आंदोलन नई कहानी की मुख्य संवेदनागत विशेषताएं निम्नांकित हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल, भोगे हुए यथार्थ के चित्रण पर बल नई कहानी की आधारभूत विशेषता है। विशेषकर निर्मल वर्मा एवं मोहन राकेश की कहानियों में इसका सघन निर्वाह हुआ है। शहरी मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण नई कहानी शहरी मध्यवर्ग की पीड़ाओं, अकेलापन, अजनबीपन, तनाव आदि का चित्रण करती है। राजेंद्र यादव की कहानी टूटना इसका सशक्त उदाहरण है। रिश्तों के टूटन की समस्या की अभिव्यक्ति नई कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता संबंधों के टूटने की त्रौसादी की अभिव्यक्ति है। उषा प्रियवदा की आपसी तथा भीष्म कहानी की चीफ की दावत इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्त्री पुरुष संबंधों में आए बदलाव का अंकन शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्री होती है। परिणाम स्वरूप स्त्री पुरुष संबंधों में आया बदलाव तथा तलाक विवाहेतर संबंध जैसी प्रवृत्तियों का उभार नई कहानी के विषय है। धर्मवीर भारती की सावित्री नंबर 2 इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या नई कहानी यह प्रस्तावित करती है कि यौन इच्छाएं स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। नैतिकता का निर्धारण इनसे नहीं बल्कि समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य निर्वहन के आधार पर होना चाहिए। सामाजिक समस्याओं का चित्रण नई कहानी की कई कहानियां अपने समय की सामाजिक समस्याओं से भी संवाद करती हैं, जैसे अमरकांत की जिंदगी और योग। अपनी उपयुक्त संवेदनागत विशेषताओं के कारण ही नई कहानी नवीन जीवन दृष्टि को प्रस्तावित करती हुई हिंदी कहानी की विकास यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल हुई है। मोहन राकेश की कहानियों के अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए। उत्तर नव लेखन दौर के प्रसिद्ध इतिहास साहित्यकार एवं नई
कहानी आंदोलन के प्रस्तावक कहानीकारों में से एक मोहन राकेश नई कहानी की मूल उद्घोषण भोगे हुए यथार्थ को अपनी कहानी का विषय बनाने वाले कहानीकार हैं। विचारधारात्मक स्तर पर मोहन राकेश पर अस्तित्ववाद का सर्वाधिक प्रभाव है और वे अस्तित्ववाद के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या गलत निर्णय करने या निर्णय न कर पाने की समस्या है और इस प्रक्रिया में उसका जीवन निरंतर विसंगत होता चला जाता है। मोहन राकेश की कहानियों का केंद्रीय विषय संबंधों की टूटन है, जो स्त्री पुरुष संबंधों में आए बदलाव का परिणाम है। मोहन राकेश ने लिखा भी है, मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। इस दृष्टि से उनकी कहानियों में खाली एक और जिंदगी, मिस पाल आदि उल्लेखनीय है। स्त्री पुरुष संबंधों के अतिरिक्त सांप्रदायिकता एवं देश विभाजन की त्रासदी जैसे मलबे का मालिक, बदलते जीवन मूल्यों से उत्पन्न तनाव जैसे जगला, व्यवस्था की विसंगतियों जैसे परमात्मा का कुत्ता आदि को मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। कुल मिलाकर मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियों का अवलोकन करने के बाद यह निसंदेह कहा जा सकता है कि नई कहानी जिस अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देती है वह सबसे स्पष्ट तौर पर मोहन राकेश की कहानियों में ही दिखाई पड़ता है। नई कहानी की सीमाओं का उद्घाटन कीजिए। उत्तर, कई आलोचकों ने नई कहानी आंदोलन की सीमाओं पर चर्चा की है तथा कई आरोप भी लगाए हैं। इसका प्रमुख सीमाएं इस प्रकार हैं। नई कहानी का दावा था कि यह प्रामाणिक अनुभूतियों की कहानी है। 1960 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते यह स्थिति आ गई कि जब मौलिक अनुभव नहीं बचे तो ये कहानीकार अनुभूतियों की खोज करने लगे और भोगा हुआ यथार्थ यहाँ पहुंच कर सोचा हुआ यथार्थ नजर आने लगा। यह बात ठीक है कि नई कहानी में व्यक्त समस्याएं अपने समय के ऐतिहासिक दबाव से उत्पन्न हैं, किंतु एक तो वे समस्याएं केवल शहरी मध्य वर्ग की हैं, न कि समाज के अधिकांश सदस्यों की। दूसरे, इन कहानीकारों ने समस्याओं को सिर्फ उठाया भर है, उनके समाधान की कोई कोशिश इनके यहाँ नजर नहीं आती। इसीलिए नई कहानी सामाजिक निष्क्रियता की कहानी है, सक्रियता की नहीं। नई कहानी ने यौन नैतिकता पर तार्किक प्रश्न जरूर उठाए हैं, किंतु यह साफ तौर पर नजर आता है कि कई स्थानों पर इन कहानीकारों ने अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों को कहानियों में ठूसा है। इन कहानियों को पढ़कर कभी कभी तो यूं लगता है कि समाज की मूल समस्याएं केवल यौन कुंठाओं तक सीमित रह गई है। नई कहानी की शुरुआत रोमानियत और कल्पना का विरोध करने से हुई थी, किंतु आगे चलकर कई नई कहानियों में यही तत्व प्रबल हो गया। उदाहरणतः नीली झील कहानी में नायक द्वारा प्रेम के लिए झील को ही खरीद लेने का प्रसंग काल्पनिक प्रतीत होता है। अज्ञा की कहानियों की शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर अज्ञा आधुनिक हिंदी साहित्य के शिखर रचनाकार हैं, जिन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ कहानी लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो परंपरा जैनेन्द्र ने शुरू की थी उसे पूर्णतः अज्ञा ने ही प्रदान की। इस शिल्प के धरातल पर अज्ञा की कहानियों में निम्नलिखित विशेषताएं लक्षित की जा सकती हैं। कहानियों में कथानक लगभग खत्म हो गया है, उसकी जगह मानसिक सत्य ने ले ली है। कहानी का पारंपरिक ढांचा जिसमें आरंभ, उत्कर्ष और अंत की श्रृंखलाबद्ध होती थी वह अज्ञा की कहानियों में टूट जाता है। कहानी का अंत किसी आदर्श या उद्देश्य के बिंदु पर नहीं होता है। अज्ञा ने अपनी कहानियों में भाषा का अत्यंत सजग एवं सधा हुआ प्रयोग किया है। बिंबात्मकता एवं प्रतीकात्मकता का गुण उनकी भाषा में दिखाई देता है। शैली के धरातल पर पूर्व, दीप्ति, चेतना प्रवाह, प्रत्यालोकन, पत्र आदि शैलियों का प्रयोग अज्ञा की कहानियों में दिखाई देता है। कहानी आंदोलन का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। इस आंदोलन की कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव वैसे ही दिखता है जैसे कविता की कविताओं में दिखाई पड़ता है। गंगा प्रसाद विमल की प्रश्न चिन्ह, दूध सिंह की रीछ, रविंद्र कालिया की 9 साल छोटी पत्नी आदि कहानी के कुछ प्रमुख उदाहरण है।
और कहानी आंदोलन का प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जीवन मूल्यों का तिरस्कार और कहानी जीवन मूल्यों को चुनौती देती हुई कुछ नए प्रश्न उपस्थित करती है। यही कारण है कि इसमें भावबोध के धरातल पर आत्मपीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबीपन, निरर्थकता बोध, विसंगति आदि का चित्रण दिखाई देता है। परंपरा का पूर्ण नकार और कहानी पुरानी व्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। परंपरा के प्रति उसमें गुस्से भरा नकार भाव दिखाई देता है। अतिशय आधुनिकता और कहानी अतिशय आधुनिकता पर जोर देती है और इसी कारण से वह समाज से कट जाती है और कहानी संबंधहीनता की स्थिति को उभारती है। इसमें संबंधों के जिस संसार का चित्रण है वह बहुत भयावह, तकलीफदेह और निर्मम है। यौन उन्मुक्तता और कहानी में पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संभोग के दृश्यों का वर्णन विस्तार से हुआ है। इसके अतिरिक्त और कहानी के अंतर्गत समलैंगिक संपर्क तथा पशु संपर्क की और कहानियां भी लिखी गई हैं। शिल्पगत अमूर्तता शिल्प के स्तर पर और कहानी आंदोलन पारंपरिक शिल्प का विरोध तो करता ही है, साथ ही नए शिल्प के प्रति भी उदासीन है। यह एक शिल्पहीन आंदोलन है। समानांतर कहानी आंदोलन का परिचय देते हुए हिंदी कहानी को उसका अवदान बताइए। उत्तर, समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत कमलेश्वर ने 8वें दशक में सरिका पत्रिका के माध्यम से की थी। नई कहानी तथा और कहानी आंदोलन में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षित रह गया। इस आंदोलन के कहानीकारों का मानना है कि कहानी इसी उपेक्षित आम आदमी को केंद्र में रखकर लिखी जानी चाहिए। कमलेश्वर के अतिरिक्त कमतानाथ, इब्राहिम शरीफ, सतीश जामाली इस आंदोलन से जुड़े अन्य प्रमुख कहानीकार हैं। समानांतर कहानी में आम आदमी का संपर्क अभिव्यक्त हुआ है। ये कहानियां उन सारी शक्तियों का विरोध करती हैं जिन्होंने भारतीय समाज को जकड़ रखा है। यह प्रतिरोध उस व्यवस्था के विरुद्ध है जिसे सामंतवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक शक्तियों ने मिलकर बनाया है। इस संदर्भ में जवाहर सिंह की गुस्से में आदमी तथा हिमांशु जोशी की जलते हुए डैने अत्यंत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। शिल्प के स्तर पर समानांतर कहानी में सरलता का आग्रह है और यह किसी विशेष कथा शिल्प के पक्ष में नहीं है। भाषा विषय के अनुसार रूप ग्रहण करती है और कहानी के प्रवाह के अनुरूप बदलती भी जाती है। वह सहज, वेधक तथा अनौपचारिक है। अवदान के स्तर पर समानांतर कहानी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने 7वें दशक में हिंदी कहानी में आई जकड़ को तोड़ दिया। इसने हिंदी कहानी को आत्मकेंद्रित अनुभववाद से मुक्ति दिलाकर उसे पुनः जनसामान्य से जोड़ दिया। इसने व्यक्ति की असहायता, मूल्यहीनता, नैतिक संकट आदि को विस्तृत पर सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। हिंदी की जनवादी कहानी आंदोलन पर प्रकाश डाली। उत्तर हिंदी कहानी की विकास यात्रा में 8वें दशक के अंत में जनवादी कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती हुई दिखाई देती है। सामान्यतः सन 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ जनवादी कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। 1982 ईस्वी से लेकर अब तक इस कहानी आंदोलन से जुड़े कई रचनाकार कहानी लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जिनमें स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय, असगर वजाहत, शिवमूर्ति, संजीव व सूरज पालीवाल आदि प्रमुख हैं। जनवादी कहानी आंदोलन यह स्वीकार करता है कि मध्य वर्ग का भविष्य सर्वहारा के साथ है और उसे सर्वहारा ही बल प्रदान कर सकता है। यह कहानी आंदोलन सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देता है और किसान, मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता एवं सजगता से उभारता है। जनवादी कहानी में मध्य वर्ग के विभिन्न आयाम खुलते हुए दिखाई देते हैं। इनमें सर्वाधिक बल मध्यवर्गीय संस्कारों से मोहभंग पर है। इसके अतिरिक्त आत्मलोचन, सामाजिक विसंगतियों के प्रति तीव्र असंतोष तथा सर्वहारा के निकट जाने की लालसा, इन पक्षों पर जनवादी कहानी विशेष बल देती है। जनवादी कहानी का वैशिष्ट्य यह है कि वह समस्याओं को जीवन के बीच से
उठाती है। यह मार्क्सवादी विचारधारा को स्वीकार करती है किंतु उसे अनुभव से जोड़कर प्रस्तुत करती है। जनवादी कहानी कथ्य के अनुरूप सहज शिल्प एवं भाषा के प्रयोग पर भी विश्वास करती है। काशीनाथ सिंह की सुधीर घोषला, स्वयं प्रकाश की सूरज कब निकलेगा, शिवमूर्ति की कसाईवाड़ा, संजीव की अपराध आदि इस धारा की प्रमुख कहानियां हैं। कृष्ण सोबती की कहानियों की भाषा पर विचार कीजिए। उत्तर, कृष्ण सोबती ने अपनी कहानियों में भाषा के जो विविध तथा समर्थ प्रयोग किए हैं वह उनके समकालीन अन्य महिला कहानीकारों से दुर्बल है। भाषाई विविधता, प्रसंगानुकूल भाषा का चयन उनकी कहानी कला की अन्यतम विशेषता है। इसे मित्रों, मर जानी, बादलों के घेरे, सिक्का बादल गया, यारों के यार, तीन पहाड़, ये लड़की जैसे कहानियों में देखा जा सकता है। कृष्ण सोबती ने अपनी प्रत्येक कहानी में कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन किया, इसीलिए हर रचना में भाषा अपनी पारंपरिक अभिव्यक्ति को तोड़कर एक कदम नई अभिव्यक्ति ढूंढने में सक्षम हो सकती है। बादलों के घेरे में तत्सम तद्भव प्रधान हिंदी का प्रयोग हुआ है, तो सिक्का बदल गया में उर्दू पंजाबी मिश्रित हिंदी का प्रयोग हुआ है। कृष्ण सोबती की कथा भाषा में मनुमुख, मार, हुलेरे, सयाले, भौड़े आदि अनेक देश शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। उन्होंने पहली बार ऐसी भाषा शैली विकसित की जिसे पंजाबी मिश्रित हिंदी कहा जा सकता है। कृष्ण सोबती की भाषा में गालियों का भी प्रयोग हुआ है, जिसे लेकर अश्लीलता के भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कई आलोचकों ने इसे यथार्थ की अभिव्यक्ति से जोड़कर देखा है। कृष्ण सोबती की बेलाग, जीवंत और मारक भाषा उनके भाषा प्रयोग का एक महत्वपूर्ण आयाम उद्घाटित करती है। उन्होंने यथार्थ संवेदनों को अभिव्यक्त करने के लिए कहीं बोलचाल, कहीं काव्यात्मक, कहीं सूत्रात्मक और कहीं बिंबात्मक भाषा का प्रयोग किया है। कृष्ण सोबती ने अपनी कहानियों में भाषाई विविधता को जिस सहजता से साधा है वह निसंदेह हिंदी कहानी की अनमोल थाती है। हिंदी की युवा कहानी धारा टिप्पणी लिखिए। उत्तर, वर्तमान हिंदी कहानी की एक महत्वपूर्ण घटना नई पीढ़ी के कहानीकारों की बड़ी संख्या में समर्थ कहानीकार के रूप में उभरा है। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों के लिए युवा कहानियों की संज्ञा प्रचलन में आ चुकी है। हिंदी की नई ज्ञानोदय प्रभुत्व कुछ पत्रिकाओं ने युवा कहानी के लिए मंच देने का काम किया है। युवा कहानी वर्तमान दौर में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तनों को सशक्त, कथागत एवं शिल्पगत प्रयोगों के साथ पकड़ने का प्रयत्न कर रही है। यही कारण है कि इसने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है। कुछ कहानियों की चर्चा करते हुए इसे देखा जा सकता है। युवा कहानीकारों ने आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को संदर्भित कर उल्लेखनीय कहानियां लिखी हैं। इस प्रकार ने मानवीय संबंधों पर कितनी गहरी चोट की है, इसे नीलाची सिंह की प्रतियोगी, मोहम्मद आरिफ की पापा का चेहरा, पंकज मित्र की हुडुक क लुल्लू, उमा शंकर चौधरी की अयोध्या बापू सनक गए हैं आदि कहानियों में देखा जा सकता है। अन्य विषयों पर भी कई कहानियां लिखी गई हैं। शिल्प के धरातल पर युवा कहानी में कई नए प्रयोग दिखाई देते हैं। फंतासी, किस्सा गोई, आत्मकथा, स्मरण, रिपोर्टाज, व्यंग, जादुई, यथार्थवाद आदि कई कथा युक्तियों का प्रयोग युवा कहानी में हो रहा है। हिंदी कथा साहित्य को काशीनाथ सिंह के अवदान विषय पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, हिंदी नवलेखन की पृष्ठभूमि के साथ अपने कथा साहित्य लेखन का आरंभ करने वाले प्रगतिशील चेतना के कथाकार काशीनाथ सिंह समकालीन हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी दोनों को ही उन्होंने न केवल सशक्त रचनाएं दी बल्कि नई रचनात्मक जमीन भी प्रदान की। 8वें दशक में छत्र आंदोलन पर केंद्रित अपना मोर्चा 21वीं सदी में भूमंडलीकरण की चुनौतियों से सर्जनात्मक मुठभेड़ करते उनके उपन्यास काशी और रेहान
पर रघु स्त्री पुरुष संबंधों को उठाता उपन्यास महु आचरित तथा समकालीन यथार्थ के संदर्भ में मिथिक चरित्र कृष्ण की वृद्धावस्था के मानसिक द्वंद्व एवं आत्मावलोकन को चित्रित करने वाला उनका समुद्र प्रकाशित उपन्यास उपसंहार हिंदी उपन्यास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनमें से काशी का 80 हिंदी उपन्यास की रूप रचना में बड़ा हस्तक्षेप करने वाला उपन्यास भी है। अपनी कहानियों में सामान्य आदमी के पक्षधर काशीनाथ सिंह ने व्यवस्था द्वारा आम आदमी के शोषण, ग्रामीण और नगरीय जीवन मूल्यों की टकराहट, मानवीय मूल्यों का विघटन और मनुष्य के नैतिक पतन तथा गांव के बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ सहज मानवीय संबंधों के निशेष होते जाने की पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक और प्रभावी चित्रण किया है। उनकी कहानियां सदी का सबसे बड़ा आदमी, जंगल जात, कम अपना रास्ता, लो बाबा आदि हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। सहज एवं संप्रेषणीय भाषा तथा किस्सा गोई उनके कथा शिल्प की मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार हिंदी कथा साहित्य को काशीनाथ सिंह का अति महत्वपूर्ण अवदान है। हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद के प्रयोग पर प्रकाश डालिए। उत्तर जादुई यथार्थवाद रचना में यथार्थ को अभिव्यक्त करने की एक पद्धति है। इसके अंतर्गत रचनाकार मिथकों, विश्वासों, मान्यताओं आदि का सहारा लेकर यथार्थ को प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है। वह इसके माध्यम से यथार्थ की जटिलता को भी पकड़ने की कोशिश करता है। विगत 2-3 दशकों में कुछ कहानीकारों ने जटिल सामाजिक यथार्थ एवं जीवन के बदलावों को अभिव्यक्ति देने हेतु अपनी कहानियों में जादुई यथार्थवाद को शिल्प के स्तर पर अपनाया है। कुछ आलोचकों ने के मत से हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद का सर्वप्रथम प्रयोग पंकज बिष्ट के कहानी संग्रह बच्चे गवाह नहीं हो सकते में संकलित कहानियों में दिखाई देता है। हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद का सबसे सशक्त एवं सफल प्रयोग उदय प्रकाश ने किया है। अपनी कई कहानियों में इस पद्धति का प्रयोग करते हुए उन्होंने यथार्थ को गहरी संवेदनशीलता के साथ उजागर किया है। उदय प्रकाश की कहानी तिरछी जादुई यथार्थ के प्रयोग का सबसे सशक्त उदाहरण है। इस कहानी में पाठक का सम्मान सर्वप्रथम तिरछी और उसके दुःस्वप्न से होता है, जो एक प्रचलित ग्रामीण विश्वास है, किंतु यह कहानी का निहितार्थ नहीं है। कहानी में तिरछी के काटने से पिता की मृत्यु का चित्रण यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि कहानीकार तिरछी के माध्यम से शहरी जीवन की जटिलता, अमानवीयता और संवेदन शून्यता का चित्रण करता है। उदय प्रकाश की कुछ अन्य कहानियां दरियाई घोड़ा, मूंगा धागा और आम का बैर आदि में भी जादुई यथार्थवाद का सशक्त प्रयोग दिखाई देता है। वर्तमान में कुछ युवा कहानीकार भी अपनी कहानियों में जादुई यथार्थवाद की पद्धति का सफल प्रयोग कर रहे हैं। संजय खाती ने बापू की घड़ी और चंदन पाड़े ने भूलना में जादुई यथार्थवाद का कुशल प्रयोग किया है। प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग हुआ है। आप इस मत से कहां तक सहमत हैं? उत्तर, मनोविज्ञान का प्रयोग प्रेमचंद की लगभग सभी कहानियों में दिखाई देता है। ऐसे करते हुए प्रेमचंद ने फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का आधार नहीं लिया है, बल्कि अपने गहरे जीवनानुभवों के आधार पर विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की मन स्थितियों का अंकन किया है। नारी मन के सूक्ष्म परतों का उद्घाटन प्रेमचंद की कई कहानियों में दिखाई देता है। नया विवाह ऐसी ही कहानी है जहां बड़े उम्र के व्यक्ति से विवाह स्त्री स्वाभाविक रूप से अपने हम उम्र व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है। दलित मनोविज्ञान में प्रवेश करते हुए प्रेमचंद ने दिखाया है कि उस समय जहां दलित वर्ग में एक और सदियों से चली आ रही हीनता ग्रंथि थी, तो दूसरी ओर उभरती हुई अधिकार व आत्मसम्मान की चेतना भी सदगति कहानी में इसे देखा जा सकता है। प्रेमचंद ने किसानों के मनोविज्ञान को भी कई कहानियों में प्रस्तुत किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सभ्यता का रहस्य। इसमें वे दिखाते हैं कि किसान के लिए अपनी प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। इनके अतिरिक्त प्रेमचंद ने वृद्ध मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान का भी सूक्ष्म चित्रण किया है। बूढ़ी का की वृद्ध मनोविज्ञान के चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ईदगाह का हामिद। सामान्य बाल मनोविज्ञान का अतिक्रमण करता है। हामिद अपनी बाल सुलभ इच्छाओं का दमन करके दायित्वपूर्ण व्यवहार करता है, जो वस्तुतः उसकी
उम्र से असंगत है और उसकी आर्थिक स्थिति का परिणाम है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में मनोविज्ञान से प्रभावित कुछ शैलियों का प्रयोग भी किया है, जैसे चेतना प्रवाह शैली तथा आत्मकथात्मक शैली। इस प्रकार का निसंदेह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग हुआ है। दलित जीवन चित्रण के संदर्भ प्रेमचंद की कहानियों पर विचार कीजिए। क्या उन पर दलित विरोधी होने के आरोप को आप उचित मानते हैं? उत्तर: प्रेमचंद उस समय के रचनाकार हैं जब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों का मुद्दा राष्ट्रीय चिंतन का विषय बन चुका था। ऐसे में प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दलित जीवन की समस्याओं का प्रमाणित एवं मर्मस्पर्शी अंकन किया है। दूध का दाम, सदगति तथा कफन आदि ऐसी कहानियां हैं जिनमें दलित जीवन के विस्तृत चित्र खींचे गए हैं। उस समय का दलित समाज सदियों की हीनता, ग्रंथि और उभरती हुई आत्मसम्मान की चेतना के द्वंद्व से गुजर रहा था। सदगति में उन्होंने इसी द्वंद्व को कथानक का विषय बनाया है। एक और दुखी चमार है जो पंडित के घर को अपवित्र करने के अपराध बोध से ग्रस्त है, तो वहीं दूसरी ओर गौण पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे कहकर यथा स्थितिवाद का खंडन करता है। इसके अतिरिक्त कफन और दूध का दाम में दलित वर्ग में व्याप्त गरीबी और अस्पृश्यता का मुद्दा उठाया गया है। दलित विमर्श के कुछ चिंतकों ने प्रेमचंद पर दलित विरोध होने का आक्षेप लगाया है। इस आक्षेप के बड़े आधार हैं। कफन में घिसू व माधव को चमार जाति का बताया जाना है और बूढ़ी काकी में जूठा पत्तल चाटने के प्रसंग में प्रेमचंद की ब्राह्मण वर्ग के प्रति सहानुभूति, किंतु ये आरोप निराधार हैं क्योंकि घिसू माधव की संवेदनशीलता का कारण उनकी किसी जाति विशेष में जन्म नहीं बल्कि गरीबी है। सच तो यह है कि प्रेमचंद दलितों के संबंध में प्रगतिशील विचार रखते थे, जिसकी पुष्टि सदगति जैसे कहानियों व उपन्यास गोदान के माध्यम से की जा सकती है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की संवेदना पर विचार कीजिए। उत्तर: प्रेमचंद की कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म अंकन करने वाली कहानी है, जिसके माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय जीवन यथार्थ में प्रवेश किया है। इसीलिए इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान तथा सीमित नहीं रह जाती बल्कि जीवन के कई अन्य पक्षों तक अपनी पहुंच बनाती है। ईदगाह की संवेदना का मूल आधार है वे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जिन्होंने बच्चे हामिद को बूढ़े हामिद का पार्ट खेलने पर विवश कर दिया। हामिद द्वारा मेले में चिमटा खरीदना बाल सुलभ मासूमियत पर गरीबी और अभाव के जीत की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। प्रेमचंद हामिद के माध्यम से उस आर्थिक व्यवस्था की उपयोगिता पर सवालिया निशाना लगाते हैं जो बच्चे से उनका बचपन छीन लेता है। ईदगाह की संवेदना बाल मनोविज्ञान तक सीमित न और अकर सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतराल को उजागर करते हुए बच्चों की रोचक बातचीत के माध्यम से जातिवाद, भ्रष्टाचार व न्याय व्यवस्था जैसे सामाजिक राजनीतिक विद्रूपताओं पर भी प्रकाश डालती है। इन पहलुओं के अलावा तत्कालिक ग्रामीण परिवेश में उपस्थित सामाजिक सौहार्द एवं आत्मीय संबंधों का सुंदर एवं प्रभावशाली चित्रण भी ईदगाह की प्रमुख संवेदनागत विशेषताओं में से एक है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि ईदगाह कहानी संवेदना की दृष्टि से एक संश्लिष्ट रचना है जो पाठक की संवेदनाशीलता में गुणात्मक वृद्धि करती है। एक दुनिया समानांतर नामकरण के निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: एक दुनिया समानांतर नई कहानी आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव द्वारा संपादित नई कहानियों का प्रतिनिधि संकलन है। इस संकलन की भूमिका में उन्होंने नई कहानियों के समक्ष मौजूद चुनौतियों के साथ साथ नामकरण के विषय में भी चर्चा की है। इस संकलन के नामकरण के निहितार्थ को नई कहानी आंदोलन के दौर की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। यह वह दौर था जब हाल ही में प्राप्त आजादी से साहित्यकारों का मोह भंग हो चुका था। तत्कालिक रचनाकार व्यवस्थाओं से उसी प्रकार असंतुष्ट थे जिस तरह विश्वामित्र ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि से अंततः रचनाकारों ने अपनी सृजनशीलता द्वारा रचनाओं के माध्यम से एक नई दुनिया का निर्माण किया। रचनाओं के रूप में सृजित यह दुनिया नई तो थी ही, साथ ही पुरानी पारंपरिक दुनिया के समानांतर भी थी। यह नवीन संसार पुरानी सभी मान्यताओं और धारणाओं को सिर से खारिज करता था। यह संसार कल्पनाओं की रोमानी दुनिया नहीं बल्कि नग्न और क्रूर यथार्थ पर आधारित था। भोगे हुए सच की अभिव्यक्ति पुरानी दुनिया के बरखस
बरकक्स खड़ी इस नई दुनिया का मूल स्तंभ थी। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह शीर्षक नई कहानी की सभी प्रमुख विशेषताओं को धारण करने में सक्षम है। आपकी दृष्टि में एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: एक दुनिया समानांतर नई कहानियों का प्रतिनिधि संकलन है। इस संकलन की लगभग सभी कहानियां नई कहानी की विशेषताओं से युक्त हैं, किंतु कुछ कहानी ऐसी हैं जो तुलनात्मक रूप में नई कहानियों की अपेक्षा नई कहानी के तत्वों को समग्र रूप में आत्मसात करती हैं। मछलियां, एक और जिंदगी, यही सच है तथा टूटना इस संकलन की ऐसी कहानियां हैं जो सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई में एक दूसरे की कड़ी टक्कर देती हैं। इनमें से किसी एक को वरीयता देना बहुत ही मुश्किल है, किंतु यदि चुनना ही पड़े तो मैं टूटना का चयन करूंगा। यूं तो मछलियां और एक और जिंदगी में भी स्त्री पुरुष के बदलते हुए संबंधों का विश्लेषण किया जा गया है, किंतु टूटना में लेखक इस समस्याओं की तरह तक जाकर उन कारणों की पड़ताल करता है जो संबंध विच्छेद को जन्म देते हैं। टूटना की एक अहम खासियत है चरित्र के मनोविज्ञान एवं उसके भीतर चल रहे द्वंद्व का सूक्ष्मांकन। इस दृष्टि से केवल यही सच है इस कहानी के आसपास नजर आती है। शहरी जीवन की समस्याओं के यथार्थपरक चित्रण के मामले में यह कहानी खोई हुई दिशाएं जैसी कहानियों को भी पीछे छोड़ देती है। अर्थगर्भी प्रतीकों के प्रयोग, पूर्व दीप्ति शिल्प का नियोजन, चरित्रों के अंतर्द्वंद का प्रभावशाली चित्रण आदि शिल्पगत विशेषताओं के कारण यह कहानी शिल्प की दृष्टि से भी सशक्त है। ऊपरी विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि टूटना इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यही सच है कहानी की शिल्प योजना पर प्रकाश डालिए। उत्तर: यही सच है कहानी की शिल्प योजना कुछ विशेष प्रयोगों के कारण अत्यंत चर्चित रही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है डायरी शैली का प्रयोग। नई कहानी की प्रयोगशील प्रवृत्तियों में एक यह भी थी कि डायरी के ढांचे में कहानी लिखी गई। यह कहानी वस्तुतः दीपा की डायरी के कुछ पन्नों की संकलन मात्र है जो क्रमशः कानपुर, कलकत्ता और फिर कानपुर में लिखे गए हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह कहानी उत्तम पुरुष शैली में रचित है और पुरुष चरित्र दीपा में के रूप में उपस्थित है। डायरी शैली का एक विशेष लाभ इसकी चरित्र योजना में दिखाई पड़ता है। चूंकि डायरी लिखते हुए व्यक्ति पूरी ईमानदारी का परिचय देता है और बाह्य जीवन में नहीं कही जा सकने वाली बातें भी खुलकर लिखता है, इसीलिए दीपा का चरित्र मनोविज्ञान की उन सूक्ष्मताओं को छू सकता है जो शायद नई कहानी में भी दुर्लभ है। इसी साफागोई का परिणाम है कि कुछ पारंपरिक समीक्षक दीपा के चरित्र को नैतिक रूप से उचित नहीं मानते। डायरी शैली में एक समस्या यह हुई कि एक चरित्र का पूरा सच उभारा गया, किंतु बाकी चरित्र निश्चित संजय आदि के वही पक्ष उभरे जो बाह्य जीवन में व्यक्त होते हैं। चेतना प्रवाह शैली का सुंदर प्रयोग इस कहानी की अन्यतम विशेषताओं में से एक है। दीपा की चेतना में उत्पन्न होती क्षणिक परिवर्तनों को दिखाने के लिए इससे बेहतर शैली हो भी नहीं सकती थी। इसका नीली साड़ी पहनने का प्रसंग और टैक्सी में बैठते समय उसकी मन स्थितियां, ये दोनों प्रसंग चेतना प्रवाह शैली की दृष्टि से अनूठे हैं। जहां तक शेष शिल्पगत तत्वों का प्रश्न है वे नई कहानी की प्रतिनिधित्व विशेषताओं से मिलते जुलते हैं। इसकी भाषा सघन अनुभूति प्रधान भाषा है। घटनाओं और वर्णन की कमी तथा चिंतन मनन विश्लेषण की अधिकता ने कथानक के विन्यास को तोड़ा है जो अन्य नई कहानियों की भी विशेषता है। चरित्र योजना की खासियत यह है कि दीपा के चेतना और अवचेतन मन में निरंतर चलने वाले द्वंद्व को इसमें उभारा गया है। नई कहानी की विशेषताओं के संदर्भ में राजेंद्र यादव की कहानी टूटना पर विचार कीजिए। उत्तर: नई कहानी संवेदना और शिल्प दोनों ही स्तरों पर पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न थी। संवेदना के धरातल पर नई कहानी आंदोलन की कहानियों के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग तथा उसके जीवन से जुड़ी विडंबनाएं थी। भोगे हुए सच की प्रामाणिक अभिव्यक्ति इन कहानियों का उद्देश्य था। जीवन के बिखराव को कथानक के बिखराव में बदल देना और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग इन कहानियों की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं थी। राजेंद्र यादव की कहानी टूटना नई कहानी की अधिकांश विशेषताओं को धारण करती है। वैचारिक अंतराल के कारण पति पत्नी के संबंधों में आने वाले दरार इस कहानी की केंद्रीय संवेदना है। इस कहानी के दोनों मुख्य पात्र लीना और किशोर शहरी पृष्ठभूमि के हैं। किशोर दाम्पत्य जीवन में आए टूटन के
कारण अकेलेपन एवं संत्रास से जूझता हुआ आत्मनिर्वासन की स्थिति तक पहुंच जाता है। अन्य नई कहानियों की तरह ही टूटना का भी कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। कथानक में न कोई आदि है, न उत्कर्ष है, न ही अंत है। सच तो यह है कि कहानी के अंत में किशोर उतने ही अनिर्णय की स्थिति में है जितना वह आरंभ में था। शिल्प के स्तर पर प्रतीकों का प्रयोग, जैसे पंजा लड़ाते हुए आदमी, पूर्व दीप्ति, शिल्प का नियोजन, चरित्रों के अंतर्द्वंद का प्रभावशाली चित्रण आदि विशेषताएं टूटना को नई कहानी आंदोलन की बेहतरीन कहानी बनाती हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि टूटना नई कहानी की अमूमन सभी विशेषताओं का प्रतिबिंबन करने में सक्षम है। खोई हुई दिशाएं कहानी में नई कहानी की विशेषताएं किस रूप में दिखाई देती हैं, प्रकाश डालिए। उत्तर कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि कहानी है। संवेदना और शिल्प दोनों ही धरातलों पर यह नई कहानी की विशेषताओं को धारण करती है। नई कहानी मूलतः शहरी मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं की कहानी है, जिस पर अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद जैसी विचारधाराओं का भी प्रभाव रहा है। इसमें संबंधों के टूटन और रिक्तता की व्यंजना एक नई शिल्प विधान में की गई है। खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल समस्या भी शहरी मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन में पसरी एक बड़ी समस्या पहचान के संकट की है। इस कहानी का मुख्य चरित्र चंदर सोचता है अब आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं पर कोई उसे नहीं पहचानता। बड़े शहरों में अकेलापन कितना ज्यादा है इसकी तड़प दिखती है, जहां चंद्र अंततः महसूस करता है कि उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। परिचय की एक मांग है, आत्मनिर्वाचन का या आजीवनपन की स्थितियां कोई हुई दिशा में दिखाई देती हैं, जो नई कहानी की विशेषता है। नई कहानी में चंद्र को लगता है कि इसे एक अरसा हो गया, एक जमाना गुजर गया, वह खुद अपने से नहीं मिल पाया। खोई हुई दिशाएं नई कहानी के शैल्पिक ढांचे का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। इसके शिल्प की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कथानक का टूटना। इसमें न तो ज्यादा चरित्र है, न ही घटनाओं की श्रृंखला। भाषा शैली के स्तर पर यह कहानी कविता जैसे प्रभाव धारण करती है। भाषा में प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर खोई हुई दिशाएं नई कहानी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की दौर में शामिल होने योग्य कहानी है। कहानी व्याख्या खंड निम्नलिखित कथांशों की लगभग 150 शब्दों में संदर्भ व्याख्या कीजिए और उनका रचनात्मक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वे बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़े आए हो। मां ने बहू तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते हो थे। संदर्भ उत्तर संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध स्वतंत्रता कहानीकार भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत से उद्धृत है। प्रसंग, इस कहानी में ये पंक्तियां तब आती हैं जब मिस्टर सामनाथ अपने चीफ को प्रोन्नति के लोभ से अपने घर दावत पर बुलाता है और इस अवसर पर अपनी अनपढ़ ग्रामीण सौंदर्यहीन एवं वृद्ध मां को अप्रस्तुति योग मानकर एक कमरे में बाहर न आने तथा खर्राटा भरने के कारण न सोने की भी हिदायत देकर रहने के लिए कह देता है। इन पंक्तियों में पुत्र के इस व्यवहार से माँ के व्यथित हृदय की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। व्याख्या, माँ की आंखें आंसुओं से भर आती हैं और बहुत प्रयत्न के बावजूद उमड़ आने से नहीं रुकती। वह अपने मन को समझाने का प्रयत्न करती है, भगवान का नाम लेती है, पुत्र के दीर्घायु जीवन की कामना करती है, बार बार आंखें बंद करती हैं, फिर भी अश्रु नहीं रुकते। ये पंक्तियां नई कहानी की प्रमुख विशेषता संबंधों के टूटन को मार्मिकता के साथ व्यंजित कर रही है, जिसकी व्यक्ति स्त्री पुरुष संबंधों के अतिरिक्त अन्य संबंधों तक भी थी। माँ और पुत्र का आत्मीय संबंध पुत्र के बड़े होते ही कई बार उपयोगितावादी हो जाता है और परिणामतः माँ उपेक्षा और एवं अपमान का शिकार होने लगती है। ऐसे में वह गहरी मानसिक पीड़ा एवं दुख से गुजरती है, जिसे की कुशल अभिव्यंजना उपर्युक्त पंक्तियों में भीष्म साहनी ने की है। नई कहानी में भीष्म साहनी समाजोन्मुखी धारा के कहानीकार माने जाते हैं, जो हिंदी कहानी में प्रेमचंदीय परंपरा को आगे ले जाते हैं। प्रेमचंद की बूढ़ी की कहानी काकी की
उपेक्षा उपेक्षा एवं उसकी पीड़ा इन पंक्तियों में चित्रित माँ की उपेक्षा एवं पीड़ा से साम्य रखती हैं। ये पंक्तियां भीष्म साहनी की भाषाई एवं रचनात्मक क्षमता का ठोस परिचय देती हैं। भावों एवं स्थितियों की सटीक व्यंजना हेतु शब्दों का सही चयन, भाषाई लय और प्रभावमयता, विराम चिन्हों का कुशल प्रयोग इन पंक्तियों में देखते ही बनता है। निम्नलिखित गद्यांशों की लगभग 150 शब्दों में 100 संदर्भ व्याख्या कीजिए और उसका रचनात्मक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह खेती का मजा है और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे ली हाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े की का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। उत्तर संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां कथा सम्राट प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी पूछ की रात से अवतरित है। प्रसंग पूछ की रात का मुख्य चरित्र हल्कू पशुओं से अपने खेत को बचाने के लिए जाड़े की ठिठुरती रात में अपने कुत्ते के साथ खेत की रखवाली करते हुए कुत्ते से ये बातें करता है। व्याख्या हल्कू छोटे किसानों की विडंबनापूर्ण स्थितियों को उपर्युक्त पंक्तियों में व्यंजित करता है। कुत्ते जबरा के माध्यम से वह छोटे किसानों की बदहाल स्थिति को व्यक्त करता है। इस स्थिति के पीछे शोषण है, वह इस बात की समझता है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। इसी कारण एक वर्ग ऐसा है जिनके पास अत्यधिक सुविधाएं हैं और दूसरा वर्ग ऐसा है जो अभावग्रस्त है। विशेष ये पंक्तियां अभावग्रस्त निम्न वर्ग और सुविधा संपन्न उच्च वर्ग की जीवन परिस्थितियों के बीच पसरी खाई को व्यंजित कर रही हैं। ये उच्च वर्ग के उस व्यवस्थागत षड्यंत्र को बेनकाब करती हैं जिसके माध्यम से वे निम्न वर्गों के श्रम के बल पर सुविधा परख जीवन जीते हैं। प्रेमचंद वर्णन में व्यंग और विचार को अनुस्यूत करने की कला में माहिर हैं जो इन पंक्तियों में बखूबी दिखाई देती हैं। प्रेमचंद इसके लिए खुद आगे नहीं आते बल्कि अपने पात्रों के माध्यम से यह काम संपन्न कराते हैं। गोदान में भी यह सवाल उठाया गया है कि क्या हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम अपना रक्त बहाएं और दूसरे का घर भरें। निम्नलिखित गद्यांश की लगभग 150 शब्दों में 100 संदर्भ व्याख्या कीजिए और उसका रचनात्मक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है और सब झूठा था, मिथ्या था, भ्रम था। उत्तर सौंदर्य प्रस्तुत गद्यांश से एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह की मनु भंडारी कृति कहानी यही सच से अवतरित है। प्रसंग यह गद्यांश उस प्रसंग से संबंधित है जब नायिका प्रेम की दुनिया में आने वाले सभी विचलनों से जूझने के बाद अपने यथार्थ को ही जीवन के सच के रूप में देखने में समर्थ हो पाती है। व्याख्या अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान अपने पुराने प्रथम प्रेमी निशांत से मिलकर नायिका विचलित होने लगती है, पर जब उसे प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो अपने वर्तमान प्रेमी संजय को अपने साथ खड़ा पाकर राहत व सुरक्षा महसूस करती है। संजय ने आलिंगन में बंधकर भावुकता बस उसे बोल नहीं मिल पाते तथा वह उसे कस कर अपने से बांध लेना चाहती है। उसके असुरक्षा बोध को राहत मिलती है जब वह संजय के अधरों के स्पर्श को अपने माथे पर महसूस करती है। तब वह समझ पाती है कि उसका यह वर्तमान ही उसका सच है। शेष अन्य सब कुछ झूठा हुआ कोरी भावुकता जन्य भ्रम था। विशेष उपयुक्त गद अपनी बेबाकी व पारदर्शिता के कारण अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होता है। जीवन का वास्तविक दर्शन तथा रिश्तों की दुनिया का अत्यंत सामान्य व स्वाभाविक विचलन जो सामान्यतः साहित्य में भी अनेक तहों के पीछे छुपा कर रखा जाता है, लगता है मानो एक पर्दे को हल्के से खींच भर देने से सामने आ गया है। भाषागत दृष्टि से देखें तो सहज सरल स्वाभाविक भाषा के बीच भाल, अधरों, मिथ्या भ्रम का जो स्पर्श दिया गया है वह अभिव्यक्ति में गहनता का पुट देता है हुआ प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में काव्यात्मक लय दिखाई देती है जो नई कहानी की भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यशपाल के यहाँ दिव्या भी इस विचलन से गुजरती है। पुरुषों की दुनिया में यह विचलन सामान्यतः स्वीकार्य रहा है, लेकिन स्त्री के लिए असामान्य समझे जाने वाले भाव की सहज अभिव्यक्ति स्वयं ही उसे स्वीकृति प्रदान कर देती है। निम्नलिखित गद्यांशों की लगभग 150 शब्दों में 100 संदर्भ व्याख्या कीजिए और उनका रचनात्मक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। एक विचार मन में आता है, क्या
जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान नहीं। उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। उत्तर संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां राजेंद्र यादव द्वारा संपादित कहानी संग्रह एक दुनिया समानांतर में संकलित मनु भंडारी की कहानी यही सच है से उद्धृत है। प्रसंग ये पंक्तियां कहानी के अंतिम पृष्ठों से है। इनमें दीपा सोचती है कि वह अपने पूर्व प्रेमी निशित को लेकर रोमानियत में खो रही थी, कहीं वह भ्रम तो नहीं है। व्याख्या दीपा के कलकत्ता में अपने पूर्व प्रेमी निशित से मिलने पर पुनः उसके प्रति प्रेम उपजता है और वह सोचती है कि निशित में भी पुनः प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है जब हुआ, परंतु जब 4 दिन बाद भी उसका कोई पत्र नहीं प्राप्त होता है तब उसके मन में विचार आता है कि कहीं उसने निश्चित को लेकर जो भाव सोचे हैं वे कहीं भ्रम तो नहीं हुआ। हो सकता है कि निश्चित ने मेरे बारे में ऐसा न सोचा हो, यह मेरी कल्पना या अनुमान भी तो हो सकता है, परंतु यह केवल भ्रम कैसे हो सकता है, क्योंकि निश्चित का प्रेममय स्पर्श उसने उसके रोम रोम को तन्मय को प्रेम में डुबो दिया था। झूठ नहीं हो सकता, आत्मीयता के वे अनकहे क्षण लेख पर बिताए मधुर क्षण भ्रम नहीं हो सकते हैं। विशेषतः प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका ने दीपा के माध्यम से प्रेम में पुरुष और नारी के मनोविज्ञान के अंतर को स्पष्ट किया है। 3 वर्षों के अलगाव के बाद भी मात्र स्पर्श दीपा के जीवन में भावनात्मक तूफान ला देता है, जबकि निश्चित तटस्थ रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में डायरी शैली में चेतना प्रवाह शैली का सुंदर प्रयोग है। इसमें अल्प विराम विषयामय द्विबोधक चिन्हों का सटीक प्रयोग दीपा के भावों की सटीक अनुभूति पाठक तक संप्रेषित करता है। भाषा में गहन अनुभूति के कारण लयात्मकता है। निम्नलिखित गतांशों की लगभग 150 शब्दों में संदर्भ व्याख्या कीजिए और उसका रचनात्मक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंडित ने रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ धुंधला सा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उत्तर संदर्भ प्रस्तुत गद्दान सिंधी कहानी के शिखर रचनाकार प्रेमचंद की दलित जीवन चरित्रण से संबंध प्रसिद्ध कहानी सदगति से उद्धृत है। प्रसंग ये पंक्तियां तब की हैं जब गांव का एक दलित दुखी चमार अपनी बेटी के अच्छे भविष्य की कामना से पंडित घासी राम के पास उसकी शादी की शायद निकलवाने जाता है और पंडित के कहने पर बेगार करता है। कड़ी धूप में अत्यंत कठोर लकड़ी काटते दुखी की प्यास और भूख की परवाह पंडित परिवार नहीं करता और वह काम करते हुए मर जाता है। तब पंडित घासी राम उसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम संपन्न करते हैं, जिसका वर्णन दी गई पंक्तियों में किया गया है। व्याख्या ये पंक्तियां ब्राह्मण वर्ग की क्रूरता और पाखंड को अनावृत कर देती हैं। प्राकारांतर से ये धर्म की क्रूर समाधि ढांचे पर चोट करती हैं। दुखी चमार की लाश को उसके पैरों में रस्सी का फंदा डालकर खींचता है। घासी राम दलित पर सैकड़ों वर्ष से हो रहे अत्याचार के इतिहास को पाठक के सामने ला खड़ा करता है। ये पंक्तियां यह व्यंजित करती हैं कि हिंदू समाज व्यवस्था में धर्म किस तरह साधारण व दलित वर्गों के शोषण का हथियार बन रहा है। विशेषतः पंडित द्वारा पुलिस की चिंता न करके अपनी और अपने घर की पवित्रता की चिंता करना धार्मिक पाखंड और दलितों के प्रति उच्च जातियों की घोर अमानवीय दृष्टि को अपने और तीक्ष्णता से व्यंजित कर देता है। ये पंक्तियां प्रेमचंद की कथा शिल्प क्षमता को भी दर्शाती हैं। छोटे छोटे वाक्यों में पंडित की कई क्रियाओं को संयोजन द्वारा उन्होंने वर्णन में गजब की चित्रात्मकता एवं नाट्यता का संयोजन कर दिया है। निम्नलिखित गद्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और उसकी रचनात्मक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 10 अंक। कभी कभी इन थापों की रेखाओं में मनुष्यता का पूरा भविष्य पढ़ा गया है और कभी आग की बेतरतीब लहरें किसी अनहोने से वस्तु सत्य के बिना अंधेरे से दौड़ दौड़ कर मेरे सीने से सटती चली आती हैं। चौकड़ी भरते हिरणों और लंबी कतारें और पीछे लोलुप अंधा दुष्यंत। संदर्भ उत्तर प्रस्तुत पंक्तियां नई कहानी के प्रमुख
स्तंभ राजेंद्र यादव द्वारा संकलित एक दुनिया समानांतर की मार्कंडे रचित कहानी दूध और दवा से ली गई है प्रसंग। कहानी में जब कथानक मैं की बेटी मुन्नी उसकी टेबल पर हथेली की छाप छोड़ जाती है तो लेखक सोचता है व्याख्या यहाँ मैं के जीवन में अंतर संघर्ष है और वह महान लेखक बनना चाहता है, परंतु पारिवारिक समस्याओं और गरीबी उसको परेशान करती है और लेखन कार्य से भी ध्यान हटाती है। वह सोचता है कि कभी कभी हथेलियों की लकीरों से मनुष्य का सुंदर भविष्य पढ़ा जाता है, परंतु मुन्नी की ये हथेलियों की छाप किसी अनहोनी से सत्य की तरह उसके चोटती है, क्योंकि वह आर्थिक मजबूरियों के कारण मुन्नी की दवा व दूध नहीं खरीद पा रहा था। एक तरफा उसकी महान लेखक बनने की हिरण की छलांग की आशाएं हैं, लेकिन दूसरी ओर इस आशा उम्मीद के पीछे गरीबी लोलुप दुष्यंत राजा की तरह पड़ी है जो उसकी हिरण आशाओं का शिकार करना चाहती हैं। विशेष मार्कंडे ने आर्थिक उत्पाद कार्य व साहित्य कर्म के विरोधाभास को दिखाया है। यही समान संघर्ष आषाढ़ का एक दिन में कालिदास में है। कहानी में कथानक टूटा है तथा अमूर्त कथानक है। ये पंक्तियां चेतना प्रवाह शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। गदा अवतरण की भाषा में गहन कठिन प्रतीकात्मक है, जहाँ साहित्यकार की आशाओं को हिरण की चौकड़ी तथा आर्थिक गरीबी को लोलुप राजा दुष्यंत का प्रतीक दिया गया है। पंक्तियां विश्लेषणात्मक व अंतर्मुखी अर्थों को धारण करती हैं।